कॉफ़ी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट बेवरेज मार्केट। आई गेस आपको भी कॉफ़ी पीने में पसंद होगी। तो आज की वीडियो में मैं एक स्मॉल कैप कंपनी विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड को लेकर बात करने जा रहा हूँ एंड फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं क्या इतना बड़ा मार्केट से विंटेज कॉफ़ी अपने लिए मार्केट तैयार कर पाएगा एंड ज़्यादा पैसा कमा पाएगा बाकी लिस्टेड प्लेयर से। तो कॉफ़ी इंडस्ट्री जानने से पहले आपको थोड़ा इंडस्ट्री का मैं ओवरव्यू दे दूं। कॉफ़ी इंडस्ट्री 5% सीएजीआर से अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल बेसिस में एंड कॉफ़ी में आप देखना इंडिया में भी कॉफ़ी का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल इंडिया एक चाय पीने वाला कंट्री है, बट हम देख पा रहे हैं कि प्रीमियम कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी के साइड में ग्रोथ रेट ज़्यादा है रादर देन टी सेगमेंट में। एंड इंडिया में भी बहुत सारा प्लेयर है, जैसे टाटा कंज्यूमर है, सीसीएल है, तो बाकी भी प्लेयर है। तो इधर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या इतना सारा कंपटीशन झेलने के बाद भी विंटेज कॉपी क्या आगे जाते हुए ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, और क्या इतने से कोई कंपनी होगा जो विंटेज कॉपी से फर्दर बेटर कर रहा है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो उस टाइम में हमको थोड़ा जानकारी मतलब कंपनी टू कंपनी एंड ओवरऑल भी हम एनालिसिस करेंगे। तो एक एक पॉइंट में मैं आज की वीडियो में मतलब थोड़ा मैं जो पॉइंट एनालिसिस करूंगा और फुल्ली डेटा के साथ एक एक होगा विंटेज का बिजनेस मॉडल। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव मतलब जितना डिफरेंस एंड पर्सपेक्टिव कितना सेपरेट हो रहा है। थर्ड हम थोड़ा फाइनेंशियल अभी Q1 का रिजल्ट सभी ने पब्लिश किया तो थोड़ा Q1 का रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। चौथा हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का कमेंट्री गाइडेंस कौन सी तरफ बिजनेस जा रहा है, बिजनेस का डायरेक्शन। एंड लास्ट में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ रिस्क फैक्टर वगैरह है। एंड फाइनली द एंड क्वेश्चन, कौन सा कंपनी आगे जाते हुए ज़्यादा पैसा कमाएगा इन द लिस्टेड पेज एज ए कॉफ़ी इंडस्ट्री, मतलब कॉफ़ी इंडस्ट्री का कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा। एंड वीडियो का आखिर तक आपके पास इनफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सा कंपनी के साथ जाना है और किसके साथ किसके पास से मुझे दूर रहना है, और क्या मुझे क्या सही में कॉफ़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम थोड़ा बिजनेस मॉडल से एनालिसिस करेंगे। तो पहले आपको कॉफ़ी इंडस्ट्री का मॉडल समझना पड़ेगा। मैं विंटेज कॉफ़ी एंड सीसीएल को लेकर थोड़ा बात कर रहा हूँ। दोनों मेनली मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड कॉफ़ी सेल करता है B2B में एंड B2C में। तो क्या होता है, कॉफ़ी का प्राइस वोलेटाइल होता है। तो कॉफ़ी एक कमोडिटी है जिसका प्राइस अप एंड डाउन डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ये बहुत ही नॉर्मल पास है, मतलब नॉर्मल सा चीज़ है। लेकिन ये जितना भी कंपनी है क्या करता है, हर एक कंपनी कॉफ़ी का जितना भी प्राइसेस है उसके ऊपर कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल लगा के उसको सेल किया जाता है। दैट्स मीन कॉफ़ी का जितना भी प्राइस ऊपर जाए और नीचे जाए इस कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट कंपनी उसको पास ऑन कर देता है इन कस्टमर के पास। तो हम ओवरऑल जब देखें तो कॉफ़ी इंडस्ट्री में उस टाइम में पकड़ लीजिए, अभी मैं ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो कॉफ़ी प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है, मतलब डिक्लाइन हुआ है। बट हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो कॉफ़ी प्राइसेस इंक्रीज हुआ है। तो इधर आपको वोलेटाइल दिखाई देता है एंड उसके लिए क्योंकि आप देखिए कोई भी कॉफ़ी कंपनी अपना क्वांटिटी से वॉल्यूम से ही सेल करता है। तो कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा होगा तो आपको सेल्स नंबर ज़्यादा दिखाई देगा एंड कॉफ़ी का प्राइस नीचे होगा तो आपको उतना ज़्यादा मतलब जो नंबर है वो उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाएगा। एक नॉर्मल सा जैसे गोल्ड इंडस्ट्री में भी होता है कॉफ़ी इंडस्ट्री में अप्रॉक्स सेम। लेकिन इधर मार्जिन भी हम जब कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम में भी हमको EBITDA टू केजी और टन के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम परसेंटेज के नाम से यूज करेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री भी स्टील वगैरह जैसे कमोडिटी भी जैसे होती है उस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉफी सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड होने वाला मतलब क्रूड ऑयल के बाद मतलब ट्रेड होने वाला एक कमोडिटी है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगा, नॉर्मल बात है। तो बिजनेस मॉडल में विंटेज कॉफी क्या करता है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोसेसिंग करके इंस्टेंट कॉफ़ी वगैरह बना के वो B2B में भी सेल करता है एंड ऊपर से वो अपना B2C प्रोडक्ट भी सेल करता है। तो 95% जो विंटेज कॉफ़ी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। ओनली 5% रेवेन्यू आ रहा है इंडिया से। दैट्स मीन क्या कि विंटेज फुल्ली डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट मार्केट एंड एक्सपोर्ट में कुछ इशू हो गया तो उस टाइम में कंपनी को प्रॉब्लम होगा। सीसीएल का भी सेम ही है। तो विंटेज कॉफी उसका जो में मिक्स है, रसिया में है, वेस्ट अफ्रीका में है, अमेरिका में भी है, साउथ एशिया का बहुत सारा कंट्री में भी है। तो कंपनी ओवरऑल होल वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में है यार, लेकिन कंपनी बहुत छोटा है। बट कंपनी का एक जो परसेंटेज जो पूरा बाकी प्लेयर से चेंज कर रहा है, EBITDA पर केजी में कंपनी सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। उससे भी बड़ा प्लेयर सीसीएल है, उसका भी उतना मतलब 120 130 का रेंज में है।
EBITDA पर केजी, बट विंटेज का है 150 टू 160 का रेंज में, एंड कंपनी गाइडेड भी दे रहा है सेम रेंज। दैट्स मीन कंपनी का जो प्रेजेंट है एंड जो कस्टमर है वो ज्यादा पैसा देकर जब ले रहा है, दैट्स मीन का विंटेज का क्वालिटी एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर है बाकियों से, इसीलिए विंटेज को ज्यादा पैसा मिल रहा है पर केजी के हिसाब से। एंड बिजनेस मॉडल में कंपनी को क्योंकि स्टेट रिलेटेड हो गया तो इसके लिए कंपनी का वर्किंग कैपिटल वगैरह पैसा रिसीवेबल में थोड़ा फंसता है। वर्किंग कैपिटल 120 100 मतलब 110 120 रुपए का आपको गेस करना पड़ रहा है, क्योंकि विंटेज के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। लेकिन सीसीएल का हम जब बात करें उस टाइम में उसका वर्किंग कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी एक रीजन हो सकता है। आपको भी मालूम है जिस कंपनी और जो ज़्यादा दिन से मतलब पैसा रिसीवेबल में अटक के रखता है उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा पीरियड थे मतलब रिसीवेबल डे होल्ड कर रहे हैं इसके लिए। ऐसा कोई अलग कोई सीन नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादा होल्डिंग और ज़्यादा पेबल डे और रिसीवेबल डे में पैसा अटक जाने से उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है, इसीलिए मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं इधर दो ऑप्शन ही दे रहा हूँ, एक विंटेज का प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया हो सकते हैं जिसके लिए कंपनी को बहुत तगड़ा मार्जिन मिल रहा है और ज़्यादा मतलब EBITDA पर केजी मिल रहा है, और ऊपर से और एक चीज़ हो सकता है कि कंपनी ज़्यादा टेट रिसीवेबल में पैसा फंसा रहा है जिसके लिए कंपनी को ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है। दोनों में से किसी एक हो सकते हैं। आपको एक बॉर्डर एंड दोनों व्यू में मेरा देने का काम है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल कंपनी का B2C सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है, तो कंपनी एक्सपोर्ट साइड में जो डायरेक्ट B2C पर जो सेलर होता है उसको ही कंपनी सेल करता है, तो वो जाके अपना पूरा अपना सेल करता है B2C, मतलब उसका खुद का ब्रांड से कंपनी सेल करता है। एंड कंपनी खुद का भी B2C विंटेज पैकेजिंग वगैरह रिलीज भी किया है, तो कंपनी बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड कंपनी का सबसे बड़ा जो चीज़ है, कंपनी ग्रोथ कर रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट। अदर्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस जनरल देन कंपनी ग्रोथ फेज में है। तो मैं सेकंड पॉइंट लेके जब बात करूँ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ CCL है हमारा टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर इस क्वार्टर में ग्रोथ ही कर नहीं पाया, सिर्फ 12% 13% ग्रोथ किया, तो ओवरऑल एक मतलब आप टाटा कंज्यूमर में मतलब स्टारबक्स वगैरह है, लेकिन आप कॉफी को प्ले नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपनी पूरा ब्रांडेड लेवल पे है, तो आप इंडिविजुअली आप उसमें प्ले नहीं कर पाओगे। लेकिन अनदर साइड में CCL में आप प्योरली कॉफी प्ले कर सकते हो, एंड मतलब विंटेज कॉफी में भी आप प्योरली कॉफी इंडस्ट्री को प्ले कर सकते हो, कॉफी इंडस्ट्री, क्योंकि CCL ने भी इस क्वार्टर में 20% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, एंड लेकिन विंटेज ने भी 35% का वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम को दिखाया। प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो, इन्वेंटरी में कन्वर्ट किया विंटेज ने, बट सेल्स वॉल्यूम में भी 35% का वॉल्यूम ग्रोथ हमको दिखा दिया। डस्टबिन का कंपनी बहुत तगड़ा ग्रोथ किया, CCL से बेहतर था। एंड EBITDA पर केजी के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि मार्जिन में विंटेज आगे है, क्योंकि 150 157 था इस साल इस क्वार्टर में, एंड CCL का उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए हमको विंटेज का मार्जिन ज़्यादा है एंड तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बोलना पड़ेगा हाँ कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी विंटेज बेटर पोजीशन प्ले कर रहे हैं। हाँ रिसीवेबल डे थोड़ा ज़्यादा है, हम बोल रहे हैं बार बार डेट वगैरह ओके, बट कंपनी बेटर कर रहा है बाकियों से, दैट इज गुड। एंड मैं फाइनेंशियल इसके अंदर ही हो गया कि मैं जो कहना था कि ग्रोथ वगैरह विंटेज में ही ज़्यादा है, CCL सेकेंड 3 नंबर में आ रहा है, टाटा कंज्यूमर तो 2 नंबर में जाने की जरूरत ही नहीं है जब पहला पर्सन ज़्यादा पेस से ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री में सेक्टर लीडर पेस ऑफ ग्रोथ रेट के हिसाब से आप बनाओ, आप उसके साथ प्ले करो तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा रुकने के लिए, मतलब रहने के लिए, rather देन जो लो ग्रोथ कर रहा है और उसमें आप होप लेके बैठे हो आगे जाते हुए कंपनी ग्रोथ करेगा। क्योंकि देखो आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, आप ग्रोथ इन्वेस्टर, आप कुछ भी इन्वेस्टर हो, मतलब पैसिव एक्टिव, कंपनी में ग्रोथ ना आने से आप पैसा बना नहीं सकते। कंपनी में ग्रोथ आएगा आप पैसा बनाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैल्यूएशन 10 है कंपनी नेगेटिव कर रहा है ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा है आप पैसा मल्टी वगैरह बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सबने भी सोचना मत, ग्रोथ आने से ही आप पैसा बनाओगे, ग्रोथ जाने से ही आप पैसा खोओगे, दैट इज सिंपल थ्योरी। सेकंड में पॉइंट में एनालाइज करूँ तो मतलब फ्यूचर आउटलुक, तो विंटेज बहुत ही ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उसका 11,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी एडिशन किया था, मतलब 4,500 किया था, टोटल कैपेसिटी आ रहा है 11,000। एंड कंपनी करेंटली मतलब 100% यूटिलाइजेशन लेवल में कंपनी जा रहा है। एंड कंपनी का FY27 में टारगेट है 850 से 900 CR का मतलब रेवेन्यू का, जिसका ग्रोथ आ रहा है 50-60%। एंड कंपनी आराम से मैं बोल रहा हूँ डिलीवरी दे सकता है, और कंपनी में उतना ज़्यादा मार्जिन भी ठीक ठाक है। और एक ट्विस्ट पॉइंट है जो कंपनी कैटर कर रहा है, लास्ट
Q3 FY26 से कंपनी का टैक्स रेट बढ़ जाने से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज में उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है अभी, मतलब अभी के हिसाब से। तो इसके रिगार्डिंग आप देखना कि अभी लास्ट 1 साल से कंपनी ने भी उतना पैसा नहीं कमाया। और मैं पैसा कमाना मतलब मैं मल्टीप्लायर की बात करता हूँ, मैं 10%, 20%, 30% की बात नहीं करता हूँ। पैसा बनाना मतलब मैं मल्टीप्लायर की बात करता हूँ। तो अभी Q2 में भी कंपनी को उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, बट Q3 FY27 कंपनी को ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बेस होगा वो भी 24%, 25% का टैक्स रेट, एंड Q3 में भी 24-25% का मतलब टैक्स रेट। बट मतलब इंटरेस्ट तब है क्योंकि अभी हाँ लोन थोड़ा है, डेप्ट है, तो डेप्ट का इंटरेस्ट थोड़ा अमाउंट ऐड होगा। लेकिन ट्विस्ट बाद में बन रही, कंपनी का EBITDA पर केजी इंक्रीज हुआ है, एंड आगे जाते हुए कंपनी एंटर कर रहा है, लेकिन उसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू नहीं हो, वो चालू होगा Q1 FY28, बट मई जून से और कंपनी बोल रहा है एक्चुअल कमर्शियल और रैंप अप चालू होगा आपका Q2 FY28 से। उसमें जो EBITDA पर केजी वो और भी 20-30% ज़्यादा है, मतलब अभी कंपनी 157-155 रेंज में जो EBITDA पर केजी कर रहा है, आगे जाते हुए मार्जिन और भी इंक्रीज होगा। और हम जब मैनेजमेंट का कमेंट्री एंड आउटलुक हमको समझ में आ रहा है कि कंपनी जो बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हैं वो ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है, तो कंपनी का जब मार्जिन इंक्रीज होगा, सेल्स इंप्रूव होगा, ग्रोथ करते रहेगा, उस टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग लेवरेज आपको दिखाई देगा। एंड आप जब ऑपरेटिंग लेवरेज आपको P&L में दिखाई देगा, आप पैसा छापोगे, ओके, आप पैसा बनाओगे। दैट इज अ ट्विस्ट। एंड ओवरऑल मैं बाकियों में भी बोलूँ, CCL भी कैपेसिटी एडिशन वगैरह कर रहे हैं, हाँ एक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बट उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दिया। बट क्योंकि कंपनी का बेस छोटा है ऑब्वियसली विंटेज का, तो इसके लिए उसको थोड़ा एज मिल रहा है, एंड वो ज़्यादा पेस से ग्रोथ करे जा रहे हैं अपना बिजनेस को। एंड मुझे फ्यूचर आउटलुक में हो गया, लेकिन रिस्क फैक्टर में थोड़ा बात करना जरूरी है। एक रिस्क है कॉपी प्राइस वोलेटिलिटी के रिगार्डिंग। ज़्यादा कॉपी प्राइस नीचे गिर जाने से हाँ कंपनी तो पास ऑन कर देगा, लेकिन आपको सेल्स ग्रोथ में उतना हाई पेस ऑफ ग्रोथ रेट नहीं दिखाई देगा। एज ए इन्वेस्टर आपको ग्रोथ रेट ऑब्वियसली देखना है, बट आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग आप ऐसे ग्रोथ रेट नहीं देखे। उस समय मार्जिन ज़्यादा पेस से ग्रोथ करो, लेकिन बट मतलब स्टिल कंपनी EBITDA पर केजी, EBITDA पर टन हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे मतलब रेवेन्यू आप ऑब्वियसली देखो, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ ऑब्वियसली कंपनी का डायरेक्शन मेंशन मतलब हर एक चीज मैटर कर रहा है, कैटर भी कर रहा है, तो आपको ओवरऑल भी देखना है। बट कॉपी प्राइसेस एक है अनसर्टेनिटी एंड वार तो अभी चल रहा है। अभी पकड़ लीजिए कंपनी का, जैसे मिडिल ईस्ट में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होगा, तो उस टाइम में फुल्ली इफेक्ट है, तो एक अनसर्टेनिटी होगा। और एक रिस्क है हर एक कंपनी के लिए, एग्जीक्यूशन रिस्क, प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आग लग जाए वगैरह वगैरह चीज। क्योंकि देखो इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, ना मैं, ना आप, ना मैनेजर, कंपनी का मैनेजमेंट भी नहीं। हाँ लेकिन कंपनी को जो इफेक्ट होगा उसके लिए आप इंस्टेंट देखना स्टॉक प्राइस इफेक्टेड, लेकिन एज ए लॉन्ग रन इसको मतलब जितना भी अनसर्टेनिटी है उसको साइड में रख के सिर्फ पॉजिटिव को हम एनालिसिस करेंगे, तो उस हिसाब से आप देखना कि बाकी प्लेयर से आपको ज़्यादा विंटेज में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है, कंपनी न्यू बिजनेस में जा रहे हैं, आपकी कंपनी का कैपेसिटी है 11,000, कंपनी का कैपेसिटी एडिशन हो रहा है 5,500, वो भी हाई मार्जिन वाला सेगमेंट में। हाई मार्जिन मतलब सेगमेंट दैट मीन उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। एंड जब 50% कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, एंड कंपनी बोल रहा है कि हम उसी साल में 60-65% का कैपेसिटी एडिशन हम कर लेंगे। एंड इसको FY27 में भी कंपनी का जो करेंट 11,000 का जो कैपेसिटी है, कंपनी बोल रहे हैं हम 100% अभी से ही कर रहे हैं जुलाई महीने से, तो पूरे साल में जो 9 मंथ बन रहे हैं उससे हम 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे। दैट्स मीन का कंपनी का एक बुलिशनेस, एक डिमांड, एंड कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी बढ़िया है। ऐसे क्वांटिटी मतलब कंपनी ने नहीं दिया, बट कंपनी का जितना भी गाइडेंस दिया कि हमारे पास 1 साल का पूरा ऑर्डर बुक भी रेडी है, तो कंपनी इजीली प्ले कर सकते हो और आप देख सकते हो। क्योंकि मैं डायरेक्ट रिकमेंडेड नहीं देख सकता हूँ। लेकिन अभी मैं फाइनल क्वेश्चन में आ जाऊँ, इतना कुछ बोलने के बाद आपको कौन सा कंपनी लेना चाहिए? देखो मैं डायरेक्ट रिकमेंडेड नहीं करने वाला हूँ। इतना कुछ जानने के बाद, इतना डेटा पॉइंट आप देखने पर, एनालिसिस करने के बाद, बाकी 2-3 कंपनी को साइड में रखो। आपको कॉफी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो पेपर में रखो, एनालिसिस करो, देखो कि किसका वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा है, किसका कैपेसिटी एडिशन रेट ज़्यादा है, किसका रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा पेस से ग्रोथ कर रहा है, कौन लीडर है, मैनेजमेंट का कमेंट का कैसा है। तो आपको इसमें से, एंड मैं जितना
डिटेल्स दिया हूँ कि एक इंडस्ट्री ग्रोथ 5% चल रहा है, प्रीमियमाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ है, कंपनी एंटर कर रहा है हाई मार्जिन बिजनेस। आपको इसमें से एक डायरेक्शन तो दिखाई दे रहा है कि मैं कौन से साइड में ज़्यादा बुलिश हूँ rather than दूसरा कंपनी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक कंपनी पैसा बनाएगा, एक कंपनी पैसा नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं। एक कंपनी ज़्यादा पैसा बनाएगा एंड एक कंपनी थोड़ा उससे लेजर पैसा कम कम मतलब बनाएगा। दैट इज नॉर्मल, दैट इज टाइप ऑफ बिजनेस। और दोनों हर एक क्या तीनों कंपनी पैसा बनाएगा, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड टाइम पे ज़्यादा पैसा कमाए। एक चीज़ है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल सकता हूँ कि Q3 से आपको जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिले उस टाइम से आपको शायद मूवमेंट दिखाई दे और उससे अर्ली भी हो सकती है। तो आपको उस हिसाब से प्ले करना है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में स्टोरी सॉलिड है बॉस। आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेकर हम बात करेंगे। जय हिंद।